Hello everyone, welcome to today discussion on untouchability, अस्पृश्यता। ये शब्द जो है काफी चर्चा का विषय है और चूंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में सभी को संवाद करने का एक मंच प्रदान करता है संसद, और संसद पर इस पर चर्चा चल रही थी और वर्तमान में समाचार पत्रों के माध्यम से सुर्खियों में रहा। तो सबसे पहले हम सबकी जिज्ञासा ये है या आम लोगों की ये जिज्ञासा होती है कि अस्पृश्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। सामान्यतः जो है आम लोगों के द्वारा तरह तरह की चर्चाओं में सुनने को प्राप्त होता है, लेकिन यथार्थ क्या है ये तो ग्रंथों से और पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त होता है। क्या है इसी पर अभी हम नजर डाल लेते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। हाउ डिड अनटचेबिलिटी ओरिजिनेट इन इंडिया? भारत में अस्पृश्यता की उत्पत्ति कैसे हुई? व्हाट डिड भीमराव अंबेडकर रिसर्च रिवेल अबाउट द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया, एंड व्हाई डिड ही आर्ग्यू दैट इट वाज नाइदर रेशियल नॉर ऑक्यूपेशनल इन नेचर? भारत में अस्पृश्यता की उत्पत्ति के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शोध से क्या पता चला और उन्होंने यह तर्क क्यों दिया कि यह तो न नस्ली है और न ही व्यावसायिक प्रकृति का? द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल्ड ऑन द सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स. The judgment reignited the debate about whether Supreme Courts constitute a homogeneous category and whether untouchability remains the sole unifying criterion for inclusion under the category. Untouchability continues to manifest in various forms in contemporary India, even though the Constitution prohibits its practice in any form under Article 17. In that context, the visions of Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of the Indian Constitution and fierce critic of the caste system, remain relevant. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सब क्लासिफिकेशन पर फैसला सुनाया ताकि लाभों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इस फैसले ने इस बहस को फिर से हवा दे दी कि क्या शेड्यूल कास्ट एक समरूपी श्रेणी है और क्या अनटचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता इस कैटेगरी में शामिल होने का एकमात्र एकीकृत मानदंड है? कंटेम्परेरी इंडिया में अनटचेबिलिटी विभिन्न रूपों में प्रकट होती रहती है थी। भले ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 के तहत किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है। उस संदर्भ में भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और जाति व्यवस्था के कट्टर आलोचक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण प्रासंगिक बने हुए हैं। तो आइए सामाजिक न्याय और समानता के लिए उनके दृष्टिकोण पर फिर से हम नजर डालें। तो हमें चर्चा करते हैं अस्पृश्यता की उत्पत्ति के बारे में। ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी। अंबेडकर्स रिसर्च on the historical origin of untouchability in India proved that its source was neither racial nor occupational. Untouchables in their origin were broken men who were in conflicts with settled communities and lived outside villages from the very beginning. Most importantly, their marginalization did not stem from untouchability. The only difference between settled communities and broken men was that they belonged to different tribes. Ambedkar dismissed the racial theory of untouchability, which posits that untouchables were different race, like a distinct from Arya or Dravid, by referring to anthropometric and ethnological studies on tribes in India. He also countered the occupational theory of untouchability, which propounded that untouchability arose because certain groups performed unclean or polluting tasks
such as handling leather or disposing of carcasses. Ambedkar argued that all classes were engaged in such tasks at some point, hence occupation alone could not explain the origin of untouchability. अर्थात भारत में अस्पृश्यता की ऐतिहासिक उत्पत्ति पर अंबेडकर के शोध ने साबित कर दिया कि इसका स्रोत ना तो नस्ली था और ना ही व्यवसायिक। अछूत मूल रूप से टूटे हुए लोग, ब्रोकन मैन, गरीब लोग थे जो बसे हुए समुदायों के साथ संघर्ष में थे और शुरू से ही गांवों से बाहर रहते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका हाशिए पर होना अस्पृश्यता की वजह से नहीं हुआ। बसे हुए समुदायों और टूटे हुए लोगों, गरीब लोग के बीच एकमात्र अंतर यह था कि वे अलग अलग जनजातियों से संबंधित थे। अंबेडकर ने भारत में जनजातियों पर मानवशास्त्री और नृवंश विज्ञान संबंधी अध्ययनों का हवाला देते हुए अस्पृश्यता के नस्ली सिद्धांत को खारिज कर दिया, जो यह मानता है कि अछूत एक अलग नस्ल अर्थात आर्यों या द्रविड़ों से अलग थे। उन्होंने अस्पृश्यता के व्यावसायिक सिद्धांत का भी खंडन किया, जो यह प्रतिपादित करता है कि अस्पृश्यता इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि कुछ समूह अस्वच्छ या प्रदूषणकारी कार्य करते थे, जैसे उदाहरण के लिए चमड़ा संभालना या शवों का निपटान करना। अंबेडकर ने तर्क दिया कि सभी वर्ग किसी न किसी समय ऐसे कार्यों में लगे हुए थे, इसलिए केवल व्यवसाय ही अस्पृश्यता की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ में। तो हिस्टोरिकल एंड सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। इन हिज पॉपुलर बुक द अनटचेबल्स, who were they, not they, and why they become untouchables, 1948, Ambedkar depicts how the rise of untouchability coincided with the Brahmins giving up meat eating and adopting vegetarianism. He attributed this change to the struggle for supremacy between Brahmins and Buddhists in India. Buddhism insisted non-violence and rejected animal sacrifices, which resonated with the agricultural population dependent on cattle. In order to regain the ground lost to Buddhism, Brahmins adopted vegetarianism. However, the broken man could not afford to emulate it. Brahmins, for they relied on scavenging, particularly eating and handling the carcasses of dead cows for their survival. Eventually, the communities that could not give up beef eating were set apart socially and treated as untouchables. Ambedkar connected the emergence of untouchability to the period when Brahmins engaged in struggle to regain the lost ground to Buddhism, renounced beef eating that happened around the 4th century AD. Unlike other forms of defilement or impurity in other cultures or religions, untouchability in India is marked by its permanence and hereditary nature. It involves the systematic isolation of not just individuals but a group of people or communities, and often include territorial segregation, with untouchables often forced to live outside village boundaries. Therefore, Ambedkar calls untouchability a unique phenomenon compared to various forms of impurity or pollution prevalent among other religions or cultures. For instance, in some cultures, impurity causes pollution only during ceremonial occasions. In contrast, untouchability in India is a permanent, hereditary and a part of everyday life. अपनी पॉपुलर बुक अनटचेबल, हु, वेयर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स 1948 में अंबेडकर ने दर्शाया कि कैसे अस्पृश्यता का उदय ब्राह्मणों द्वारा गो मांस खाना छोड़ने और शाकाहार अपनाने के साथ हुआ। उन्होंने इस परिवर्तन का श्रेय भारत में ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच वर्चस्व के संघर्ष को दिया। बौद्ध धर्म ने अहिंसा पर जोर दिया और पशु बलि को अस्वीकार कर दिया, जो मवेशियों पर निर्भर कृषि आबादी के साथ प्रतिध्वनित हुआ। बौद्ध धर्म ने
खोई जमीन को वापस पाने के लिए ब्राह्मणों ने शाकाहार अपना लिया। हालांकि गरीब लोग ब्राह्मणों की नकल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे अपने अस्तित्व के लिए मैला ढोने, खासतौर पर मृत गायों के शवों को खाने और संभालने पर निर्भर थे। आखिरकार जो समुदाय गोमांस खाना नहीं छोड़ पाए, उन्हें सामाजिक रूप से अलग कर दिया गया और अछूतों के रूप में माना जाने लगा। अन्य संस्कृतियों या धर्मों में अपवित्रता या अशुद्धता के अन्य रूपों के विपरीत भारत में अस्पृश्यता इसकी स्थायित्व और वंशानुगत प्रकृति द्वारा चिन्हित है। इसमें न केवल व्यक्तियों बल्कि लोगों या समुदायों के समूह का व्यवस्थित अलगाव शामिल है, और अक्सर इसमें क्षेत्रीय अलगाव भी शामिल होता है, जिसमें अछूतों को अक्सर गांवों की सीमाओं के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर अस्पृश्यता को अन्य धर्मों या संस्कृतियों में प्रचलित अशुद्धता या प्रदूषण के विभिन्न रूपों की तुलना में एक अनोखी घटना कहते थे। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियों में अशुद्धता केवल औपचारिक अवसरों के दौरान प्रदूषण का कारण बनती है। इसके विपरीत भारत में अस्पृश्यता स्थायी, वंशानुगत और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। अब राजनीतिक सुरक्षा के लिए क्या शर्तें थी? अंबेडकर पुट फॉरवर्ड कंडीशंस on which depressed classes would give consent to place themselves under majority rule in independent India. अंबेडकर ने ऐसे शर्तें रखी जिनके आधार पर दलित वर्ग स्वतंत्र भारत में बहुमत के शासन के अधीन रहने के लिए सहमत हो गया। लाइक इज इक्वल सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स, अर्थात समान नागरिकता और मौलिक अधिकार। The first condition was equal citizenship, primarily to abolish untouchability and secure equal rights. Ambedkar saw the inclusion of fundamental rights in the Constitution as a prerequisite for ensuring equality. अर्थात उनकी पहली शर्त ये समान नागरिकता थी, मुख्य रूप से अस्पृश्यता को खत्म करना और समान अधिकार सुरक्षित करना। अंबेडकर ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करना समानता सुनिश्चित करने की एक शर्त के रूप में देखा। दूसरी शर्त थी पेनाल्टीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स, अर्थात अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंड। फ्री इंजॉयमेंट ऑफ इक्वल राइट्स वाज सेकेंड कंडीशन व्हिच रिक्वायर्ड पेनाल्टीज फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दीज राइट्स, अर्थात समान अधिकारों का स्वतंत्र आनंद दूसरी शर्त थी, जिसके तहत इन अधिकारों के उल्लंघन के लिए पनिशमेंट का प्रावधान था। एंड थर्ड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण। The third condition demand protection from discrimination in form of legislation and execution order in future, अर्थात यह शर्त भविष्य में कानून और कार्यकारी आदेशों के रूप में भेदभाव से सुरक्षा की मांग करती थी। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स एंड पब्लिक सर्विसेज, विधायिकाओं और सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व। Adequate representation in the legislatures and in public services were the fourth and fifth condition respectively, अर्थात विधायिकाओं और सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्रमशः चौथी और पांचवी शर्तें थी। अंबेडकर also sought special mechanisms such as department dedicated to the welfare of marginalized communities and guaranteed representation in decision-making bodies like the cabinet. These measures aim to ensure the interest of the depressed classes would not be ignored or neglected in majority rule, अर्थात अंबेडकर ने विशेष तंत्र की भी मांग की, जैसे कि हाशिए पर पड़े समुदायों के वेलफेयर के लिए समर्पित विभाग और कैबिनेट जैसे निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व की गारंटी। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मेजॉरिटी के शासन में दलित वर्गों के हितों की अनदेखी या उपेक्षा न की जाए। एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट, जाति का विनाश। एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट इज a text of an undelivered speech prepared by Ambedkar for the 1936 annual conference of the Jat Path Todak Mandal, an anti-caste organization based in Lahore in Pakistan. However, in light of its apparent controversiality, the organization revoked Ambedkar's invitation. Consequently, Ambedkar self-published the speech, which would become arguably his most famous piece of writing. In this speech, Ambedkar argues the caste has disorganized and demoralized people, undermining the possibility of collective and unified social life. He writes, anything that you will build on the foundation of caste will crack
and will never be a whole. Hence, he asserts that national identity and true morality cannot be built on the foundation of caste. For Ambedkar, caste is not a physical barrier, but a notion or a state of mind. Hence, intermarriage or interdealing alone would not annihilate caste. He argued to destroy the belief in the sanctity of the Shastras, which legitimize the Varna and caste order. To be specific, Ambedkar condemns the religion of rules, not the religion of principles. He reimagines an ideal society based on the principle of liberty, equality, and fraternity, concepts that were also the foundation of democracy. Hence, democracy should not just be a form of government but a way of living together in mutual respect and association. Ambedkar concluded his speech by declaring that the annihilation of caste was more important than Swaraj, means self-rule, and casteless society was essential for building a strong and united nation which would defend itself against different challenges. अर्थात जाति का विनाश अंबेडकर द्वारा लाहौर स्थित जात विरोधी संगठन जात पात तोड़क मंडल के 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किए गए स्पीच का एक पार्ट है। हालांकि इसके स्पष्ट विवादास्पद होने के कारण आयोजकों ने अंबेडकर के निमंत्रण को रद्द कर दिया। परिणाम स्वरूप अंबेडकर ने स्वयं ही भाषण प्रकाशित किया, जो संभवतः उनका सबसे प्रसिद्ध लेखन बन गया। इस स्पीच में अंबेडकर ने तर्क दिया कि जाति ने लोगों को अव्यवस्थित और हतोत्साहित किया है, जिससे सामूहिक और एकीकृत सामाजिक जीवन की संभावना कम हो गई है। उन्होंने लिखा कि जात की नींव पर आप जो कुछ भी बनाएंगे वो टूट जाएगा और कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रीय पहचान और सच्ची नैतिकता जात की नींव पर नहीं बनाई जा सकती। अंबेडकर के लिए जाति एक भौतिक बाधा नहीं, बल्कि एक धारणा या मन की स्थिति है। इसीलिए केवल अंतर विवाह और अंतर भोजन से जात का खात्मा नहीं होगा। उन्होंने शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास को नष्ट करने का आग्रह किया, जो वर्ण और जात व्यवस्था को वैध बनाते हैं। विशेष रूप से अंबेडकर नियमों के धर्म की निंदा करते थे, न कि सिद्धांतों के धर्म की। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की जो लोकतंत्र की नींव भी थी। इसीलिए लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं होना चाहिए, बल्कि आपसी सम्मान और सहयोग के साथ रहने का एक तरीका होना चाहिए। अंबेडकर ने अपनी स्पीच का समापन यह करके की कि जाति का उन्मूलन स्वराज से ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक मजबूत एकजुट राष्ट्र के निर्माण के लिए जात विहीन समाज आवश्यक है, जो विभिन्न चुनौतियों से खुद का बचाव कर सके। नोटेबली, both Ambedkar and Mahatma Gandhi claimed to be true representatives of depressed classes suffering from untouchability in India. However, the debate following the publication of Annihilation of Caste exposed the dispute on the question of untouchability between the two giant figures. अर्थात अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ने ही भारत में अस्पृश्यता से पीड़ित दलित वर्गों के सच्चे प्रतिनिधि होने का दावा किया था। हालांकि जात के विनाश के प्रकाशन के बाद हुई बहस ने दो महान हस्तियों के बीच अस्पृश्यता के सवाल पर विवाद को उजागर कर दिया। अब हमें आपको यह देखना है कि यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है और खासकर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसका मैं उल्लेख करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ डज B.R. Ambedkar challenges racial and occupational theories of untouchability। अर्थात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के नस्ली और व्यावसायिक सिद्धांतों को कैसे चुनौती दी। सेकेंड क्वेश्चन जनरेट, इन व्हाट वे डज B.R. Ambedkar's critique of caste reflect his vision of an ideal society। That it means B.R. अम्बेडकर की जात की आलोचना किस तरह से एक आदर्श समाज के उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। थर्ड क्वेश्चन जनरेट, हाउ डज B.R. अम्बेडकर डिफरेंशिएट बिटवीन ए रिलीजन ऑफ रूल्स एंड ए रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। B.R. अम्बेडकर नियमों के धर्म और सिद्धांतों के धर्म के बीच कैसे अंतर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट, व्हाट डज B.R. अम्बेडकर मीन
by the statement anything that you will build on the foundation of caste will crack and will never be a whole. Means डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इस कथन का क्या मतलब है कि जात की नींव पर आप जो कुछ भी बनाएंगे वो टूट जाएगा और कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो देखिए इस लेक्चर को यदि आप गंभीरता से सुनेंगे तो डेफिनेटली इसी लेक्चर में इस प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं और आप इनके आंसर लिख सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।